गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट फर्स्ट के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम जो हैं सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है पहले, जिसमें हमने पढ़ा समाजीकरण के डेफिनेशंस पढ़ी और हमने पढ़ा कि समाजीकरण जो है सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो कुछ भी समाज स्वीकृत व्यवहार सीखता है उसे हम समाजीकरण कहते हैं। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो है मुख्य रूप से समाजीकरण के अभिकरण। और समाजीकरण के सोपान एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, कि जब हमने ये पढ़ा कि समाजीकरण जो है वो हमारा ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक ये चलती रहती है। ये बात अलग है कि किस एज ग्रुप में हम ज़्यादा सीखते हैं। जैसे अगर हम कहें, जैसे पियाजे ने कहा है कि एक बालक बहुत ज़्यादा सीखता है या उसमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है या सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है एक वृद्ध की अपेक्षा। तो ये बात अलग है कि किसी एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा होती है सीखने की जिज्ञासा, और किसी एज ग्रुप में जाते जाते जब हम बहुत कुछ सीख जाते हैं उसके बाद भी जो है ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है वृद्धा अवस्था तक, जब तक एक व्यक्ति मर नहीं जाता। तो अब हम बात करते हैं, दो कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें समाजीकरण के सोपान के। हम अगर एक बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक कौन कौन सी अवस्थाएं जिसमें अलग अलग तरह से उसका समाजीकरण होता है, जिसको हमने समाजीकरण के सोपान कहा है। और ये समाजीकरण के अभिकरण है। अभिकरण का मतलब होता है कि कौन से साधन हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति का जो है समाजीकरण होता है। तो ये समाजीकरण के उपकरण हैं। तो पहले हम बात करते हैं समाजीकरण के सोपान। तो जैसे आप देख रहे होंगे समाजीकरण के सोपान में सबसे पहले जो है मौखिक अवस्था की बात करते हैं। मौखिक अवस्था का तात्पर्य है यहाँ पे कि जब एक शिशु जन्म लेता है, बहुत छोटा होता है, जब वो उसे कोई भी ज्ञान नहीं होता है, वो अपनी सारी बात, जैसे उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, या वो गीला हो जाता है, या उसे सर्दी लगती है, तो अपने फेस के हाव भाव जो हैं मौखिक अवस्था के अपने फेस से वो समझाता है अपनी माँ को या और लोगों को कि उसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। और धीरे धीरे माँ जो है वो सीखती है कि किस समय उसे भूख लग रही है, कौन से हाव भाव से उसे पानी पीना है, किस तरीके से वो गीला हो गया है तो वो तेज तेज रोता है या चिल्लाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मौखिक अवस्था हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो बच्चा जो होता है बहुत छोटा होता है और अपने हाव भाव से उसी से ही सारी बातें सिखाता है माँ को या उसे बताता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मौखिक अवस्था। सेकंड आती है शौच अवस्था। शौच अवस्था का मतलब होता है इस अवस्था में 1-1.5 साल से लेकर 4-5 साल तक अलग अलग जगह हमारे भारत के समाज में काफ़ी लेट शुरू होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ बहुत जल्दी जो है शौच प्रशिक्षण दे दिया जाता है कि बच्चे को कहाँ पे जो है शौच जाना है, कहाँ जो है उसे साफ़ सफाई रखनी है। तो ये शौच अवस्था कहलाती है, जहाँ उसे ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस समय किस स्थान पर किस तरीके से साफ़ सफाई रखनी है और शौच जो है किस प्रकार से जाना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शौच अवस्था। ट्रेनिंग होती है बच्चों को कि किस तरीके से उसे जो है ट्रेंड किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, शौच अवस्था कहते हैं। इडिपल अवस्था तीसरा है हमारा, दूसरा हमारा शौच अवस्था था, तीसरा है इडिपल अवस्था। इडिपल अवस्था का मतलब होता है कि इस अवस्था में जो है ये अवस्था जो होती है 4 साल से 12-13 साल तक चलती रहती है। यहाँ जो है बच्चा अलग अलग तरीके से लिंग के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। यौन भेद जो है वो कह सकते हैं, यौन भेद उसे पता चलता है, यौन व्यवहार उसे नहीं पता चलता है। तो वो यहाँ इस अवस्था में जो है 2 तरह के
कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं। एक हम जिसे कहते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, कि माँ का जो होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक लड़का जो होता है, लड़का जो बच्चा है वो अपने माँ के प्रति और एक बेटी अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह रखती है, प्रेम रखती है। इसको हम कहते हैं इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। तो ये हमें इस इडिपल अवस्था में देखने को मिलता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स। यहाँ जो है अलग अलग तरह से जो मेल फीमेल हैं उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं, कि लड़कियाँ लड़कों के अनुसार व्यवहार करना, कपड़े पहनना सीखती हैं, लड़के उसी अनुसार ढलना सीखते हैं, उसी तरह के कपड़े पहनना सीखते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इडिपल अवस्था। नेक्स्ट आती है हमारी किशोरावस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है, इस अवस्था को हम जो है एक ऐसी अवस्था कहते हैं जिसमें जो एक बच्चा होता है, वो एक स्टूडेंट है, वो एक इस अवस्था में आ गया है जहाँ उसे अपने करियर के बारे में चुनाव करना है। तो इसे बहुत तनाव का काल कहते हैं। इस समय में जो है उस पर बहुत प्रेशर रहता है कि उसे अपना करियर डिसाइड करना है। कई प्रकार के जो हैं किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन आते हैं, उसमें जो है कभी कभी विचलित व्यवहार की प्रवृत्ति जो है वो भी उत्पन्न होने लगती है। तो हम इसे तनाव का काल कहते हैं कि यहाँ जो है, अब यहाँ जो है जैसे मैंने इडिपल अवस्था में कहा कि वो अकॉर्डिंग मेल फीमेल सीखता है, लेकिन यहाँ पे वो यौन संबंधी व्यवहारों के बारे में भी ज्ञान रखना शुरू कर देता है, और इसे हम तनाव की अवस्था कहते हैं। कि इस अवस्था में जो है बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, वो अपने करियर का चुनाव उसे करना होता है, अपने एग्ज़ाम्स उसे क्लियर करने होते हैं, उसे अपने करियर को सेट करना होता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, किशोरावस्था, तनाव का काल जो है ये कहलाता है। नेक्स्ट आती है युवा अवस्था। किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था जो होती है, अब यहाँ क्या होता है, इस युवा अवस्था में उससे बहुत सारे पद मिल चुके होते हैं। जब इस अवस्था में वो शादी हो चुकी होती है उसकी, तो उसके साथ नए पद, एक अधिकारी बन चुका होता है या व्यवसाय में जाता है, वहाँ उसके बहुत सारे पद, उसके मित्र, उसके नातेदार, यहाँ बहुत सारे जो हैं लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो वो यहाँ जो है एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है, बहुत सारे पद, उसे नए नए पद और नई नई भूमिकाओं को उसे ग्रहण करना होता है। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, जहाँ वो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ घिरा हुआ होता है इस प्रौढ़ावस्था में, कि उसे अपने बच्चों की शादी करनी होती है, उनका करियर सेट करना होता है, उसमें खुद में भी वो जो है रिटायर वाली अवस्था में भी आ जाता है कभी कभी। और यहाँ बहुत सारी जो हैं प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती है प्रौढ़ावस्था में। उसके बाद आती है लास्ट है वृद्धावस्था, जहाँ व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हर प्रकार का जो है प्रेशर हमें देखने को मिलता है। यहाँ वो मानसिक रूप से भी जो है परेशान होता है, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसके सामने उत्पन्न होती है। वो दादा, परदादा, ससुर, बहुत सारे पद उसे नए मिलते हैं और उनके अनुसार उसे व्यवहार करना होता है, समायोजन करना होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है ये 7 अवस्थाएं, या हम इसे कहते हैं समाजीकरण की ये सोपान है, जहाँ से मौखिक अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कि वो विभिन्न जो है नई पद और भूमिकाओं को ग्रहण करता है। देन उसके बाद उसका सोशलाइजेशन होता रहता है। अब ये जो समाजीकरण होता है, जो हमने सोपान पढ़े हैं यहाँ, इन सोपान की जो अवस्थाएं हैं, इन सभी अवस्थाओं में किन अभिकरणों के माध्यम से, या ऐसे कह सकते हैं कि किन संस्थाओं के माध्यम से उसका समाजीकरण होता है। तो यहाँ आप जो ये देख रहे हैं चित्र, ये हमने बनाया समाजीकरण के उपकरण, समाजीकरण की संस्थाएं, समाजीकरण के साधन, हम बहुत सारे नाम इसे दे सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये दिख रहा है व्यक्ति, परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह, विवाह। ये जो है अगर हम इसे कहें, अगर मैं 2 भागों में बांटूं समाजीकरण के अभिकरण या समाजीकरण के उपकरण जो हैं, तो प्राथमिक और दैत्विक हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
कि जो जब हम समाजीकरण की बात करते हैं या हम समाजीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो कुछ जो अभिकरण हैं, कुछ जो उपकरण हैं या कुछ जो संस्थाएं हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे हम व्यक्ति जो है वो सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है, फिर क्रीड़ा समूह, फिर पड़ोस, नातेदारी समूह, विवाह, तो ये सब उसको बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करती है। तो यहाँ अब क्या हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये सारी जो हैं, ये जो मैंने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह, ये हम इसे प्राथमिक संस्थाएं, प्राथमिक उपकरण कह सकते हैं। और ये जो सारी हमने लिखी है ये द्वितीयक जो हैं कह सकते हैं कि द्वितीयक उपकरण हैं, द्वितीयक संस्थाएं हैं समाजीकरण के, क्योंकि इनका स्थान इनके बाद आता है, या ये कह सकते हैं कि पहले समाजीकरण के अभिकरण के रूप में हमें ये सब उपकरण या ये सब लोग देखने को मिलते हैं, और उसके बाद ये सारे जो हैं सेकेंडरी संस्थाएं हमें देखने को मिलती है, इसीलिए इन्हें हम सेकेंडरी कहते हैं। और ये सारी प्राइमरी है, सोशलाइजेशन के प्राइमरी इंस्टीट्यूट हैं या प्राथमिक अभिकरण हैं, प्राथमिक संस्थाएं हैं जिनका जो है प्रभाव एक व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम इन्हें प्राथमिक कहते हैं और बहुत जल्दी से पड़ता है। और द्वितीयक जो है वो इन सब के बाद में जो है शुरू होता है, इसलिए हम उनको द्वितीयक उपकरण, द्वितीयक संस्थाएं, द्वितीयक अभिकरण अलग अलग नामों से हम कह सकते हैं। तो जब हम प्राथमिक उपकरणों की बात करते हैं, या मैं कहूँ कि समाजीकरण के जो प्राथमिक अभिकरण हैं उसकी जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो है, क्योंकि मानव की जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी चलती है, जैसे मैंने भी कहा कि एक बच्चा जन्म से लेकर एक लंबे समय तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है उसका समाजीकरण होता रहता है। जैसे हम यहाँ देख ही रहे हैं कि इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे अभिकरण हैं। तो जब हम बात करते हैं व्यक्ति के समाजीकरण की और एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी संस्थाओं का रोल हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ परिवार की, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं परिवार जो है, क्योंकि जब व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है, हाँ, तो वो सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है, तो उसका जो सबसे बड़ा रोल रहता है समाजीकरण में वो परिवार और परिवार के सदस्यों का होता है, क्योंकि वो सबसे पहले परिवार के संपर्क में आ रहा है। सामाजिक व्यवहार जो है परिवार के द्वारा वो सीख रहा है, परिवार के सदस्यों के द्वारा सीख रहा है। और आपने कई बार सुना होगा कि माँ जो होती है, चाहे वो अनपढ़ हो या कह सकते हैं कि बिल्कुल ना पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी हो, हर बच्चे के लिए उसकी माँ उसकी सबसे पहली टीचर होती है। क्यों होती है? क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चों को सब कुछ सिखाती है। औपचारिक शिक्षा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हो सकता है औपचारिक शिक्षा जिसमें मैं स्कूल एजुकेशन को ऐड करती हूँ, या मैं ऐसी शिक्षा जो हमें स्कूल से या कॉलेज से मिलती है, लेकिन अनौपचारिक रूप से जो शिक्षा है वो हमें माँ से मिलती है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कब कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कैसे उठना बैठना चाहिए, हमें सारी चीज़ें हमारी माँ जो है वो सिखाती है। जैसे मैंने कहा कि वो हमारी पहली टीचर है, हमारी प्राथमिक टीचर होती है जो हमें सिखाती है। अनौपचारिक शिक्षा जो है वो हमें हमारी माँ से मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है, क्योंकि सबसे पहले जितना आप जानते होंगे या देखा भी होगा कि बच्चा सबसे पहले अपने माँ के संपर्क में सबसे ज़्यादा आता है, फिर धीरे धीरे वो जो है और भी परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उसमें चाचा हैं, दादा हैं, नाना है, नानी है, मामा, बहुत सारे जो लोग हैं, जब वो परिवार में रहता है अपने चाचा, मम्मी, पापा, दादा, अपने कज़न, भाई बहन, उन सबके साथ जो परिवार के सदस्य होते हैं, जहाँ वो खेल खेल में, आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत सारे गेम खेलते हैं, चोर पुलिस का गेम, अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं, उसमें वो अनुशासन सीखते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो वो उसके द्वारा सीखते हैं। तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार समाजीकरण का एक बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छा साधन है, जहाँ एक व्यक्ति जो होता है या एक
बच्चा जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, बहुत सारे समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है। नेक्स्ट आता है क्रीड़ा समूह। क्रीड़ा समूह की हम बात करते हैं क्योंकि वर्तमान में भी बहुत कम ऐसा हमें देखने को मिलता है। जब हम नगरों की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, तो अब हमें खेल समूह जो हैं रेयर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल बहुत बच्चों के जो क्रीड़ा समूह के स्थान जो है टेलीविज़न है, लैपटॉप है और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिन्होंने ले लिए हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर हम जब क्रीड़ा समूह की बात करते हैं, जो आज भी शायद आपको देखने को मिलेंगे ग्रामीण परिवेश में, जहाँ बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, शाम को खेलते हैं, अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं, जहाँ वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं और किस तरीके से जो है हमें व्यवहार करना चाहिए जब हम जीतते हैं, जब हम हारते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है। तो क्रीड़ा समूह जो है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है उसके बाद परिवार के सदस्यों के बाद वो एक अपने सेम एज ग्रुप जिसको हम बोलते हैं समान आयु समूह के लोगों के साथ जुड़ता है, और वो सबसे पहला उसका क्रीड़ा समूह होता है जहाँ बच्चा खेलने जाता है। जो मैंने अभी कहा कि क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, नगरों में अभी हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी है क्रीड़ा समूह जहाँ सेम एज ग्रुप के बच्चे खेलते हैं और खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें जो है, जो ऐसा व्यवहार समाज स्वीकृत व्यवहार है वो करना सीखते हैं। तो क्रीड़ा समूह भी जो है समाजीकरण का एक बहुत अच्छा साधन है, अभिकरण है। नेक्स्ट है पड़ोस। अब जैसे मैंने कहा आपको क्रीड़ा समूह की बात की, सेम वही बात मैं यहाँ कहूँगी कि जब हम पड़ोस की बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि पड़ोस का बहुत अहम रोल होता है समाजीकरण में, तो आप मुझे कह सकते हैं कि आज वर्तमान में अगर मैं नगरीय समुदाय की बात करूं या मैं शहरों की बात करूं, तो वहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता। जहाँ अपार्टमेंट्स वाले हमें सिस्टम देखने को मिलते हैं, 10-10 मंजिला मकान है, वहाँ पड़ोस का अब कोई रोल ही नहीं है क्योंकि लोग जानते ही नहीं है। लेकिन अगर मैं क्योंकि हम परंपरागत समय से देखते आ रहे हैं, हम अधिकतर हमारा जो है ग्रामीण, जहाँ हम स्टार्टिंग से बात करें, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन हमारी ग्रामीण परिवेश की ही रही है। तो वहाँ जो है आज भी हमें या बहुत स्थानों पर जहाँ ग्रामीण समुदाय की हम बात करते हैं, थोड़ा भी कम्युनिटी जो है रूरल हमें देखने को मिलती है, वहाँ आज भी पड़ोस एक बहुत अच्छा समाजीकरण का साधन है। क्योंकि पड़ोसी जो होते हैं, जब हमारे बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पे खेलते हैं या हम खुद जब बड़े हो जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हम अच्छा बुरा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारा व्यवहार अच्छा है या नहीं है, और हम बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पड़ोसियों से सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है वो दूसरों के घर जाता है, वो कुछ भी गलती करता है तो उसे बार बार टोका जाता है, उसके पड़ोसी उससे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी बातें वो अपने पड़ोसियों से सीखता है। तो पड़ोसी जो हैं वो भी सामाजिककरण का एक अच्छा अभिकरण रहे हैं, अच्छा साधन होते हैं, जो कि बच्चों को या बड़ों को भी, क्योंकि पड़ोसी बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, दोनों को जो है ऐसे व्यवहार या समाज स्वीकृत बातों का ज्ञान देते रहते हैं। नातेदारी समूह। नातेदारी समूह की जब हम बात करते हैं, हमारी रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी, हमारे सब प्रकार के नातेदार जो होते हैं, जब हम रक्त संबंधी नातेदारों की बात करते हैं जिसमें हमारे माता पिता, दादा, चाचा, बुआ, और जब हम विवाह संबंधी नातेदारों की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे विवाह संबंधी नातेदार हैं। और ये नातेदारी व्यवस्था जो है, ये नातेदार जो हैं समय समय पर एक बच्चे का जो है समाजीकरण करते रहते हैं। तो नातेदारी समूह जो है वो भी जो है कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के व्यवहारों के लिए जो है प्रेरित करता रहता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जब नातेदारी व्यवस्था या नातेदारी समूह की हम बात करते हैं, तो यहाँ व्यक्ति बहुत सारे पदों से जुड़ा हुआ होता है, उसके पास बहुत सारे पद होते हैं उस नातेदारी व्यवस्था के कारण। उन पदों के साथ साथ वो नए नए व्यवहार करना सीखता है। जैसे हमने पद और भूमिकाएं पढ़ा था कि पद के साथ नई नई भूमिकाएं वो अदा करना सीखता है, और जब वो पद के साथ नई भूमिकाएं अदा करना सीखता है तो नए नए व्यवहार भी वो करना सीखता है। तो नातेदारी समूह में क्या कर रहा है व्यक्ति, विभिन्न प्रकार के नातेदारों से और खुद
उस नातेदारी व्यवस्था में एक नया पद प्राप्त करके नए नए व्यवहार करना सीखता है, नए नए तरह की परंपराएं सीखता है, विचारों को ग्रहण करता है। तो नातेदारी समूह का भी जो है अहम रोल रहता है। नेक्स्ट है विवाह। विवाह संस्था जो है, या हम बात करते हैं समाजीकरण में विवाह का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब एक लड़का या लड़की, जब हम बात कर रहे थे किशोरावस्था से युवा अवस्था में जब आता है, जब वो अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेता है, एक लड़का या एक लड़की नए नए पद वो ग्रहण करते हैं और उन नए पदों के साथ वो नए नए व्यवहार करना सीखते हैं, सामंजस्य करना सीखते हैं, नए नए पद और भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखते हैं, अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखते हैं। तो विवाह संस्था जो है वो भी समाजीकरण का एक अच्छा साधन है, क्योंकि विवाह के बाद जो नए पद और भूमिकाएं जब व्यक्ति ग्रहण करने लगता है, नई नई जिम्मेदारियां जब संभालने लगता है, उन जिम्मेदारियों से जब अवगत होता है, जब वो नियंत्रित व्यवहार करने लगता है, उसमें समायोजन की क्षमता बढ़ने लगती है, तो वो भी क्या है, समाजीकरण कहलाता है। ये अब हमारी सारी क्या हो गई थी, ये सारी हमारी जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं थी। अब हम बात करते हैं समाजीकरण की दैत्तिक संस्थाओं की, कि अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो आज जो है समाजीकरण में दैत्तिक संस्थाओं का रोल जो है वो प्राथमिक से भी ज़्यादा बढ़ता, या ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज जो है सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो अगर हम देखेंगे कि नई नई प्रकार की दैत्तिक संस्थाएं जो है वो जन्म ले रही है। जो बच्चा परिवार से सब सीखता था, अब वो दूसरी नई नई संस्थाओं से सीखने लग गया है, चाहे वो अलग अलग तरह के व्यवहार हों, चाहे कोई नृत्य हो या अलग तरह का उसे कुछ सीखना है। तो बहुत सारी, कहने का मतलब है बहुत सारी दैत्तिक संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से बच्चा, अगर आपने सुना हो तो क्रैचेस हैं कि बच्चा पहले एक संयुक्त परिवार में रहता था, बहुत कुछ सीखता था। आज अगर हम नगरों में जाएं, महानगरों में जाएं तो बच्चों को परिवार ही नहीं मिलता। वो जहाँ पले बड़े होते हैं क्रैच में होते हैं, जहाँ बच्चों को पाला पोसा जाता है, वहाँ ना माता पिता ना दादा दादी। तो ये अलग अलग तरह की नई नई संस्थाएं हमें देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के जो है समूह हमें देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान में जो है इन सब का रोल जो है बढ़ता जा रहा है समाजीकरण में। तो दैत्तिक संस्थाओं में अगर हम जैसे बात करें, जैसे मैंने कहा शिक्षण संस्थाएं, जब बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है या कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो जहाँ वो जा रहा है पढ़ने, वहाँ उसके जो मित्र मंडली, बहुत सारे लोग हैं यहाँ में, उसकी मित्र मंडली है, उसका कोई ना कोई आइडियल टीचर होगा, या जहाँ वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है वहाँ उसके अलग अलग तरह के मित्र होंगे। तो इन सब लोगों से भी वो सीखता है कि किस तरह का उसे व्यवहार करना है। जो उसका आइडियल टीचर है वो उनकी तरह बनना चाहता है, उन आदर्शों को ग्रहण करना चाहता है, तो वो उन आदर्शों को सीखता है। कोई राजनीति में जाना चाहता है तो राजनीतिक जो है व्यवहारों को सीखता है। तो इस प्रकार से जो है शिक्षण संस्थाएं भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, हमारे साहित्य हैं, बहुत तरह के जो है हमें नए नए प्रकार की जो है रिसर्च देखने को मिलते हैं, नई नई तरह के जो हैं पेपर्स जो होते हैं, रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, या मैगजीन्स जो होती है, साहित्य जो होते हैं, उनके माध्यम से हमें अपनी देश और विदेश की संस्कृति के बारे में पता चलता है। और आजकल तो बहुत कुछ हमें जो है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे एजुकेशन से रिलेटेड इतनी सारी वेबसाइट्स देखने को मिलती है, तो हम उन सब से सीखते हैं व्यवहार करना, हमारे आदर्शों को पूरा करना, या नए नए तरीके से जो है एजुकेशन हम जो है ग्रहण करते। तो ये शिक्षण संस्थाएं जो हैं जिसमें शिक्षा के साधन भी आ जाते हैं, तो ये सब भी क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति का समाजीकरण कर रहे हैं। कि एक बच्चा गूगल से या किसी भी वेबसाइट से कुछ सीखता है, कुछ अच्छा ज्ञान ग्रहण करता है, तो वो भी उसका क्या कहलाएगा, सोशलाइजेशन, क्योंकि उसने
वो सीख रहा है, उनके माध्यम से सीख रहा है। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं जो है व्यक्ति के समाजीकरण में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये संस्थाएं व्यक्ति को आत्मबोध कराती है। तानाशाही और प्रजातंत्रीय शासन में भिन्न भिन्न प्रकार का समाजीकरण होता है। सरकार, व्यक्ति, प्रशासन, शासन, इन सब के बारे में जो है एक व्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से ही सीखता है। उसके अधिकार क्या हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके जो हैं कौन कौन से राजनीतिक अधिकार हैं, उसे जो है उसके मतदान का क्या महत्व है, उसे मतदान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से वो सीखता है अपने राजनीतिक व्यवहार को, समाज स्वीकृत राजनीतिक व्यवहार को सीखता है। आर्थिक संस्थाएं, बैंक एक आर्थिक संस्था का उदाहरण है, आर्थिक अभिकरण का उदाहरण है, जहाँ व्यक्ति लेन देन करना, किस तरह से पैसा लेना है, विड्रॉल कराना है, जमा कराना है, किस तरह से हमें जो है अपना अकाउंट मेंटेन करना है, ये सब बातें जो हैं आर्थिक संस्थाओं के कि आर्थिक व्यवहार जो है, क्योंकि व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी प्रकार का कार्य करता है, उससे संबंधित अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं भी करता है और ये आर्थिक क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से होती है और यहाँ इन आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग प्रकार के जो है व्यवहार करना सीखता है। नेक्स्ट है धार्मिक संस्थाएं। ये धार्मिक संस्थाएं, क्योंकि हमारा जब भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारा भारतीय समाज धर्म प्रधान है। धर्म प्रधान का मतलब है कि यहाँ व्यक्ति का जो है या कह सकते कि व्यक्ति के जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्म और व्यक्ति जो है वो गहराई से जुड़े हुए हैं। जहाँ व्यक्ति धर्म, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवहार करना सीखता है, डर से, भय से, श्रद्धा से, माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन वो समाज स्वीकृत व्यवहारों को करना सीखता है, उसमें आस्था की प्रवृत्ति बढ़ती है, अच्छा आचरण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है धर्म के माध्यम से। तो धार्मिक संस्थाएं जो है वो भी समाजीकरण में अपना अहम रोल अदा करती है, जहाँ व्यक्ति पवित्रता, न्याय, शक्ति, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी, इन सब के बारे में सीखता है और उसे ये सीखता है कि वो जब एक मंदिर में जाता है, एक मस्जिद में जाता है, एक चर्च में जाता है, एक गुरुद्वारे में जाता है, उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से दूसरे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, वो सीखता है धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से। नेक्स्ट आती है सांस्कृतिक संस्थाएं। सांस्कृतिक संस्थाएं जो होती है हमारे आधुनिक समाज में आपको बहुत सारी जो है नाटक मंडली, नाटक अकादमी, कवि सम्मेलन, ये सब देखने को मिलते होंगे। कई बार आपने अलग अलग प्रकार की देखी होगी, रामलीला भी होती है, अलग अलग तरह के धार्मिक जो है विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से कई धार्मिक जो है नाटक भी कराए जाते हैं। तो ये सांस्कृतिक संस्थाएं जो होती है व्यक्ति को अपनी संस्कृति से परिचित कराती है, जहाँ वो व्यवहार करना सीखता है, अपनी संस्कृति, अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को देखता है या उसके अनुसार वो व्यवहार करना सीखता है, अपने परंपरागत व्यवहारों को देखता है, उन आचरणों को सीखता है। तो सांस्कृतिक संस्थाएं भी जो है समाजीकरण में अहम रोल अदा करती है। व्यावसायिक समूह, व्यावसायिक समूह का मतलब है कि आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं या आप जिस समूह से जुड़े हुए हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, गैर सरकारी कर्मचारी है, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों से, अपने अधिकारियों से, अपने निम्न कर्मचारियों से आप सबसे एक अलग अलग तरह का व्यवहार करना सीखते हैं, कर्तव्यों को पूरा करना सीखते हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करना सीखते हैं। तो आपको जब व्यावसायिक समूह में या आपका जहाँ जॉब प्रोफाइल है, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ आपको जब एक पद दिया जाता है, आपको अपने नीचे या उच्च कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, किन मानदंडों के अनुसार करना है,
ये सब हम जो हैं व्यावसायिक समूह में रहकर सीखते हैं, वहाँ से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। और लास्ट है मेरा जातीय समूह। हम जो हैं, जब मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज की बात करती हूँ तो जाति व्यवस्था हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हर जाति समुदाय अपने जाति सदस्यों को कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है। सिखाने का मतलब हमारी जो संस्कृति होती है हमारी जातीय समूहों से जुड़ी हुई है। हम एक जातीय सदस्य, किसी भी जाति की मैं बात करूं, पर्टिकुलर किसी जाति का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हर जातीय समुदाय अपने जाति के सदस्यों को अलग अलग तरीके से जो है व्यवहार करना सिखाता है। अपने अपने खान पान रहन संबंधी जो उनके रहन सहन संबंधी नियम है, मांसाहारी या शाकाहारी भोजन संबंधी नियम है, उच्चता या निम्नता संबंधी नियम है, जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत है। अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन वो समाज के द्वारा स्वीकृत है, उन सबको वो जातीय समूह के माध्यम से सीखता है। तो जाति भी क्या कर रही है, समाजीकरण में, क्योंकि वो जाति से भी बहुत सारे व्यवहार करना सीख रहा है अपने जातीय समुदाय से, तो जाति भी क्या कर रही है, समाजीकरण कर रही है। तो ये आज हमने जो है दो चीज हमने यहाँ पढ़ी, समाजीकरण के सोपान और समाजीकरण के अभिकरण उपकरण या समाजीकरण की संस्थाएं। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ मिलेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है अलग अलग विद्वानों ने समाजीकरण के सिद्धांत दिए हैं और कैसे समझाया है उन्होंने कि किस प्रकार से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो उसमें हम मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दोनों का मिला जुला स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।